हेलो एवरीवन, मैं एम बी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग संविधान को बिल्कुल बेसिक से और प्रारंभ से शुरू करेंगे। एक एक पॉइंट को यहां पर क्लियर किया जाएगा। फिर भी यदि आपकी कोई आपका कमेंट है, कोई आपकी क्वेश्चन है, ज़रूर उन्हें पूछें। चलिए शुरू करते हैं। संविधान शब्द का मतलब क्या होता है? संविधान शब्द का शाब्दिक अर्थ सही ढंग से निर्मित विधि या कानून होता है। क्या होता है? सही तरीके से निर्मित विधि या कानून होता है। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसके आधार पर किसी भी देश का संचालन होता है, अर्थात जो वहाँ के शासक और प्रशासक होते हैं उनके कार्यों की पूरी विवेचना कहाँ पर होती है? संविधान में होती है। अर्थात जो भी किसी राज्य के प्रमुख कार्यप्रणाली या कार्य करने वाले तत्व हैं उनको शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? संविधान से ही प्राप्त होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि संविधान एक मान्यता प्राप्त दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकारें अपना कार्य करती हैं। तो संविधान शब्द की बात करें तो सबसे पहले इसे हेनरी मैन द्वारा दिया गया था। तो मान्यता प्राप्त क्या होता है? यह एक मान्यता प्राप्त लिखित दस्तावेज होता है, सीधा सीधा, जिसके आधार पर किसी भी देश की सरकार अपना संचालन करती हैं, अपने कार्यों को संपादित करती हैं। तो क्लियर हो गया कि संविधान क्या होता है? सही ढंग से निर्मित विधि या कानून, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और एक ऐसी पुस्तक जिसमें संविधान के यानी कानूनों का नियमन या समुच्चय होता है, अर्थात कानूनों का लिखित दस्तावेज जिसके आधार पर कोई राज्य या कोई सरकार अपना काम करती है, उसी पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्लियर हो गई? अर्थात मान्यता प्राप्त लिखित दस्तावेज जिसके आधार पर सरकारें अपना काम करती हैं, सरकार के शासन प्रशासन अपने कार्य करते हैं, उस पुस्तक को हम लोग संविधान की पुस्तक कहते हैं, जिसके आधार पर सरकारें अपना कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, किसी संविधान जो है किसी भी देश का क्या होता है? सर्वोच्च विधि होती है। ये सुप्रीम लॉ होता है हर देश का। यदि कोई भी ऐसा कानून या विधि संसद नहीं बनाएगी जो संविधान को क्या करता हो? अतिक्रमण करता हो, क्योंकि यह उस देश की सर्वोच्च विधि मानी जाती है, सुप्रीम लॉ माना जाता है। यदि ऐसा होता है तो उसे शून्य मान लिया जाता है। यही कारण है कि संविधान को सर्वोच्च विधि माना गया है। संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश नागरिक हेनरी मैन ने किया था। किसने किया था? तो ब्रिटिश नागरिक हेनरी मैन ने किया था। अगर हम बात करें मनुस्मृति को, तो विधि की या संविधान की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? मनुस्मृति है। इसे मनु ने लिखा था। यही कारण है कि आधुनिक मनु के नाम से भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। ठीक है, तो पूछा जाए कि विधि या कानून की पहली पुस्तक कौन सी थी, तो मनुस्मृति को विधि या कानून की पहली पुस्तक माना जाता है। फिर धीरे धीरे धार्मिक पुस्तकों का रूप आया। बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें आई जिनमें नियम या कानून बनाए गए थे जिससे कि समाज का संचालन हो सके। तो उसी प्रकार आपकी मनुस्मृति थी। ठीक है, चलिए, तो आधुनिक मनु के नाम से भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीमराव जी अंबेडकर को इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी माना जाता है। ठीक है, संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो संविधान की शुरुआत ब्रिटेन से मानी जाती है और संविधान शब्द हेनरी मैन ने दिया था जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है, भारत में संविधान का विचार जवाहरलाल नेहरू ने जन जन तक पहुँचाया है। ठीक है, संविधान का विचार जन जन तक पहुँचाने वाले व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। संविधान समझ में आ गया होगा। अब संविधान को दो भागों में बांटा गया है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। फिर से सुन लीजिए, संविधान किसे कहा जाता है? कानूनों का एक ऐसा समुच्चय जिसके आधार पर किसी भी देश की सरकारें अपना काम करती हैं, उसी पुस्तक को जहाँ पर यह नियम या बनाए गए हैं, ये नियमों का संग्रह किया गया है, उस मान्यता प्राप्त दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है आपका लिखित संविधान और नंबर 2 पर है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का संविधान जो है आपका अलिखित प्रकृति का है। देख लीजिए किस देश का संविधान अलिखित प्रकार का है? ब्रिटेन का हो गया आपका और न्यूजीलैंड का। ये जो संविधान है इनकी प्रकृति कैसी है? अलिखित है। अलिखित संविधान और लिखित संविधान अमेरिका का है, भारत का है। लिखित संविधान की अवधारणा किसने डाली थी? फ्रांस ने डाली थी। ठीक है,
और लिखित संविधान लेकिन सबसे पहले किसने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। तो ये विवाद वाला प्रश्न हो गया कि सबसे पहले अवधारणा फ्रांस की आई और बनाया किसने इसे? अमेरिका ने बनाया। तो इसका कारण है, अमेरिका में सिर्फ 7 अनुच्छेद थे जब अमेरिका का मूल संविधान बना, और इसी कारण था कि ये जल्दी बन गया। जबकि इसकी अवधारणा लिखित संविधान की डाली किसने थी? फ्रांस ने डाली थी, लेकिन इसका संविधान बाद में निर्मित हुआ। चलिए, लिखित और अलिखित में अंतर क्या होता है? क्या ये लिखे हुए नहीं होते हैं अलिखित? क्या कारण है कि इन्हें अलिखित संविधान कहा गया है? तो सारे देश के संविधान लिखित हैं, क्योंकि परिभाषा ही है संविधान की कि लिखित मान्यता प्राप्त दस्तावेज। बाद में हमने जोड़ दिया संविधान के आगे अलिखित या फिर लिखित। तो संविधान की परिभाषा क्या कहती है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज जो लिखित रूप में होता है और जिसके आधार पर सरकारें अपना कार्य करती हैं, ऐसे संविधान को लिखित संविधान या संविधान कहा जाता है। लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसकी तारीख निश्चित हो जाती है, जो इनैक्ट हो जाता है अर्थात अधिनियमित हो जाता है। ऐसा संविधान जो एक निश्चित तारीख को अपना लिया जाता है, उसकी एक निश्चित तारीख होती है। अधिनियमित संविधान भी लिखित संविधान को कहा जाता है। ऐसे संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। और ऐसा संविधान जो लिखा हुआ है लेकिन अभी तक हमने ये नहीं कहा कि इसकी डेट समाप्त हो गई है या इस तारीख को ये बनकर तैयार हो गया है, तो ऐसे संविधान को औपचारिक रूप में अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर हो गई? ऐसा संविधान जिसकी लिखित दस्तावेज के रूप में है परंतु अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, कोई निश्चित तारीख स्वीकृति नहीं दी गई है, अधिनियमित नहीं हुआ है, ऐसे संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। तो मतलब समझ में आया कि सारे संविधान लिखित रूप में होते हैं, दस्तावेजी स्वरूप में होते हैं, परंतु यदि किसी को अधिनियमित कर दिया जाए, किसी निश्चित तारीख को कहा जाए कि यह कंप्लीट हो गया है, तो वह लिखित संविधान कहलाता है, अधिनियमित संविधान कहलाता है। और ऐसा लिखित अनौपचारिक दस्तावेज जिसे हमने अभी ये नहीं कहा है कि इसकी तारीख निश्चित हो गई है, तो वह संविधान अलिखित श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, ऐसे संविधान विकास की अवस्था से गुजरते रहते हैं, अलिखित संविधान, और इनमें संशोधन करना बड़ा आसान होता है क्योंकि अभी ये निश्चित नहीं हुए। जबकि लिखित संविधान में क्या होता है? संविधान का संशोधन करना पड़ता है। जब कोई नए प्रावधान एक्ट करना है तो क्या करना होगा? संविधान का संशोधन करना पड़ता है। यही कारण है कि मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, परंतु वर्तमान समय में कितने हैं? 470 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। तो संशोधन 104 कर दिए हम लोगों ने, 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं वर्तमान समय तक। तो लिखित और अलिखित संविधान में अंतर आ गया होगा आप लोगों को समझ में, उम्मीद ऐसा करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से जुड़ने के लिए कहें। ठीक है, चलिए अब कुछ फैक्ट वाइज इसमें देख लेते हैं पॉइंट। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ पर पड़ी? तो फ्रांस में पड़ी। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में बना था? तो विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया था। आपने पढ़ा कि अमेरिका का मूल संविधान जो था उसमें केवल 7 अनुच्छेद थे और 4 महीने में इसको तैयार कर लिया गया था। यही कारण है कि ये सबसे पहले निर्मित हो गया। और विश्व का अलिखित संविधान कौन सा है? तो विश्व का अलिखित संविधान ब्रिटेन है। सबसे पहले संविधान कहाँ आया? ब्रिटेन में आया। संविधान शब्द का किसने जन्म किया? हेनरी मैन ने किया। ये भी कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में पहला लिखित संविधान किस देश ने बनाया था? तो एशिया में 2 विकसित राष्ट्र हैं आपके, जापान और सिंगापुर। तो जापान ने 1860 में, कब? 1860 में पहला विकसित और लिखित संविधान बनाया था। तो लिखित संविधान वाला एशिया का पहला देश कौन सा हो गया? जापान हो गया। और अब ये क्वेश्चन यहीं पर पूछा जाए कि क्या एशिया में भी कोई ऐसा देश है जिसके संविधान को एक निश्चित तारीख को अभी तक नहीं अपनाया गया है लेकिन दस्तावेजी स्वरूप में है? तो ऐसा भी है, यहाँ पर भी है, एशिया में भी है। आपका इजराइल जो देश है इसका संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है, अर्थात अभी इसको अधिनियमित नहीं किया गया है, एक निश्चित तारीख को अपनाया नहीं गया है, अभी भी विकास की अवस्था से गुजर रहा है, रोज अभ्युदित हो रहा है। तो ऐसे संविधान को हम जो लिखित दस्तावेज में होता है परंतु अलिखित मानते हैं। तो अलिखित एशिया में कौन सा है? इजराइल है। और लिखित सबसे पहला कौन सा है? तो जापान है। अब बात करें विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और अभी भी भारत का संविधान ही विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान समय में 470 प्लस अनुच्छेद इसमें हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करें कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा और लिखित संविधान वाला देश कौन सा हो जाएगा आपका?
यही आपका अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि इसके मूल संविधान में कितने थे, 7 अनुच्छेद थे। धीरे धीरे इसमें भी संशोधन हुए और कई सारे अनुच्छेद इसमें भी समय के अनुसार बढ़ाए गए हैं। अब अगर क्वेश्चन यही बन जाए कि विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान वाला देश कौन सा है, सबसे नवीन कौन सा है, तो नेपाल है आपका। कौन सा देश, नेपाल लिखित संविधान वाला सबसे नवीन देश है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो संविधान 2 प्रकार का हो गया, लिखित और अलिखित। सारे लिखित होते हैं, जिसकी तारीख निश्चित ना हो उसे अलिखित कहते हैं, और जिसकी तारीख निश्चित हो जाए उसे अधिनियमित या नियमित संविधान या लिखित संविधान कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संविधान की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की प्रकृति 3 प्रकार की बताई गई है, फ्लेक्सिबल, रिजिड और मिक्स्ड। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला संविधान, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना बहुत ही आसान होता है। ऐसे प्रावधान जिनको, ऐसे प्रोविजंस इनमें रखे जाते हैं जिन्हें संशोधित करना आसान हो, उसे हम क्या कहते हैं, नम्य संविधान कहते हैं, सरल संविधान कहते हैं, सीधा संविधान कहते हैं, लचीला संविधान माना जाता है। तो जो अलिखित देश है उनका संविधान कैसा होता है, उनका संविधान सदैव नम्य होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सरल संविधान माना जाता है। अनम्य संविधान कौन सा होता है, तो नम्य में आपका ब्रिटेन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इजराइल हो गया, ये कैसे हो गए, नम्य संविधान वाले हो गए। अनम्य यानी रिजिड, कठोर संविधान इसे कहा जाता है, अर्थात संविधान में ऐसे प्रावधानों का वर्णन किया गया है जिन्हें आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता या संशोधन करना बड़ा कठिन है। तो ऐसे प्रावधान जिसके संविधान में है उसका संविधान कैसा हो जाएगा, अनम्य हो जाएगा, कठोर संविधान की श्रेणी में आएगा। और इसका उदाहरण है आपके पास अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है। ये कैसे हैं, अलिखित, सॉरी लिखित तो हैं लेकिन अनम्य प्रावधान के हैं। तो अधिकतर लिखित संविधान कैसे हैं, अनम्य है, और अलिखित संविधान सदैव नम्य होते हैं। ठीक है, अब मिश्र होता है, जिसमें नम्य और अनम्य दोनों के रूप देखने को मिले, उस संविधान की प्रकृति को हम मिश्रित कहा जाता है। जैसे भारत, कुछ प्रावधान बड़े आसान हैं, आसानी से इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन कुछ प्रावधानों में बड़ी कठोरता आ जाती है, बड़ी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, और इसी कारण यह संविधान कैसा है, मिश्रित श्रेणी में भारत का संविधान रखा गया है। ठीक है, तो संविधान की प्रकृति कैसी हो गई, 3 प्रकार की हो गई, लचीली, नम्य या सरल संविधान को हम लोग कहते हैं ऐसे प्रावधान जिनमें आसानी से परिवर्तन हो जाता है, आसानी से संशोधन हो जाता है, ऐसे संविधान को लचीला या नम्य संविधान कहा जाता है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है अनम्य संविधान या कठोर संविधान। ऐसे संविधान के प्रोविजंस या संविधान के संशोधन करना कठिन हो जाता है, संविधान के प्रावधानों को बदलना कठिन हो, तो ऐसे संविधान को अनम्य, रिजिड या कठोर संविधान कहा जाता है। और इसका उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित संविधान में क्या हो जाएगा, कुछ प्रावधानों को आसानी से संशोधित किया जा सकता है, परंतु कुछ प्रावधानों को बदलना कठिन होता है, जटिल होता है, एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। ऐसे देश के संविधान को हम लोग मिक्स संविधान में रखते हैं, जिनमें कुछ प्रावधानों में सरलता होती है, जबकि कुछ प्रावधानों को, कुछ प्रोविजंस को बदलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ऐसे संविधान क्या कहलाते हैं, मिश्रित कहलाते हैं, और इसमें भारत को रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान वाला देश कौन सा है, नेपाल है। 2006 में इसने अपने संविधान का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे संविधान का स्वरूप, संविधान का यानी स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी 3 प्रकार का बताया गया है, एकात्मक और संघात्मक और अर्धसंघी। और कौन सा है, और इसका एक स्वरूप है अर्धसंघी स्वरूप है। ठीक है, चलिए दिख रहे हैं वर्तमान में, अभी दिख रहा है। ठीक, एकात्मक संविधान का उदाहरण है ब्रिटेन का, संघात्मक का है अमेरिका का, और अर्धसंघी का है भारत का। एकात्मक क्या होता है, मोनोपोली, जब एक ही व्यक्ति के हाथों में सारी शक्ति आ जाए, जैसे पहले राजवंश में होता था, राजशाही में होता था, तो ऐसे प्रावधान वाले ऐसे संविधान जो एक ही व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्रदान करते हों, उसको हम एकात्मक मानते हैं। क्या मानते हैं, एकात्मक मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो एकात्मक में अमेरिका है, उल्टा लिखा हुआ है इसमें, एकात्मक कहाँ का है, अमेरिका का है। संघात्मक का क्या होता है, जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, समूह मिलकर काम करता है,
तो वहाँ पर जब यानी शक्तियों का विभाजन होता है तो उस देश के प्रावधान को हम क्या कहते हैं, संघात्मक कहते हैं। ये थोड़ा सा सही नहीं है, ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा और एकात्मक में क्या हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका में 77 ज़्यादातर पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ज़्यादातर शक्तियाँ किसको दी गई हैं, राष्ट्रपति के हाथों में है, और इसीलिए हम कहेंगे वहाँ पर मोनोपोली है, एकात्मक व्यवस्था है। संविधान का स्वरूप कैसा है, एक ही व्यक्ति को शक्तियाँ देता है, तो उसकी व्यवस्था कैसी हो गई, उसकी व्यवस्था एकात्मक हो गई। जबकि ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहीं से हमने अपनी संसदीय व्यवस्था को लिया है, अर्थात समूह, संघ का मतलब हो गया ग्रुप्स, जहाँ पर कई लोग मिलकर कार्य करते हैं, शक्तियों का विभाजन है। तो ऐसे संविधान को, ऐसे संविधान के स्वरूप को हम लोग संघात्मक कहते हैं। तो संघात्मक का ब्रिटेन हो गया और एकात्मक का अमेरिका हो गया। अब अर्धसंघीय की बात करते हैं। कहीं कहीं पर एकात्मक, जैसे भारत में जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। उस समय भारतीय संविधान की स्वरूप की वर्णना करें तो कैसा हो जाएगा, एकात्मक हो जाएगा। जब भारत में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो सारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। उस समय संविधान का स्वरूप एकात्मक दिखाई देता है। सामान्य अवस्था में पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पर, और उसका प्रमुख नेता प्रधानमंत्री होता है, और सारे लोग मिलकर कार्य करते हैं जिन्हें संविधान से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो फिर कैसा हो गया, संघात्मक हो गया, और इसीलिए हम इसे अर्धसंघीय भी कहते हैं। तो अर्धसंघीय संविधान के स्वरूप वाला देश कौन सा है, भारत है। लेकिन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, वो देख लीजिए। प्रोफेसर त्रिपाठी जो हैं उन्होंने भारतीय संविधान के स्वरूप को एकात्मक माना है। कैसा माना है, एकात्मक। लेकिन डी बसु ने भारतीय संविधान की प्रकृति को कैसे माना है, संघात्मक माना है। सर्वोच्च न्यायालय और प्रारूप समिति ने भी भारतीय संविधान की प्रकृति को क्या माना है, संघात्मक माना है, क्योंकि यहाँ पर संसद के द्वारा कार्य किया जाता है, शक्ति का विभाजन है, सेपरेशन ऑफ पावर की व्यवस्था है। तो प्रारूप समिति संविधान सभा यानी संविधान निर्मित करने के लिए बनाई गई समितियों में सबसे प्रमुख समिति है, संविधान समिति है। और सबसे बड़ी समिति जो थी वो अल्पसंख्यक समिति थी, जिसमें 54 सदस्य हुआ करते थे। और प्रारूप समिति जो थी सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी, जिसमें 7 सदस्य हुआ करते थे, और इसी के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, डी बसु के अनुसार और प्रारूप समिति के अनुसार भारतीय संविधान को संघात्मक माना गया है। प्रोफेसर त्रिपाठी के अनुसार भारतीय संविधान को एकात्मक माना गया है। कुछ विद्वान इसे अर्धसंघीय भी मानते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रावधान देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद करने पड़ेंगे कि किसका कथन कौन सा है। केसी वेयर के अनुसार भारतीय संविधान को अर्धसंघीय भी बताया गया है। देश के मूलभूत शासन सिद्धांतों का वैधानिक रूप से प्रमाणित दस्तावेज जो होता है उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। अभी समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान कानूनों का ऐसा समुच्चय है जिसके आधार पर सभी देश की सरकारें अपना काम करती हैं। एक ऐसा दस्तावेज है, प्रमाणित दस्तावेज है, जिसके आधार पर ही सरकारें, शासन प्रशासन चलता है। इसमें संपूर्ण बिंदु निहित होते हैं सरकार के कार्य करने के लिए। ये एक सर्वोच्च विधि होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, लिखित अलिखित। ऐसा संविधान जो एक निश्चित तारीख को स्वीकारा गया है, एक उसकी तारीख है, उसे लिखित संविधान कहा जाता है, उसे ही अधिनियमित संविधान कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका। ठीक, ऐसा संविधान जिसकी एक निश्चित तारीख नहीं है अपनाने की, लेकिन लिखित रूप में है, उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन है, इजराइल है, न्यूजीलैंड है, ये आपके अलिखित वाले हैं। ठीक है, तो संविधान 2 प्रकार का होगा। फिर संविधान की प्रकृति है 3 प्रकार की है। नम्य है, सरल है, जिसमें संशोधन करना आसान हो, ऐसे संविधान को नम्य संविधान कहा जाता है। अनम्य यानी कठोर संविधान कहते हैं, जिसके प्रावधानों को बदलना आसान ना हो, उसे कठोर संविधान कहते हैं। और ऐसे देश के संविधान जिसमें कुछ प्रावधानों को बदलना आसान और कुछ को बदलने के लिए जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे मिक्स संविधान कहा जाता है, जैसे कि भारत। फिर स्वरूप की बात आती है तो संविधान के स्वरूप को 3 भागों में बांटा गया है, एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक। जब सारी शक्तियों का उपभोग एक ही व्यक्ति करे, राष्ट्रपति करे या प्रधानमंत्री करे, जैसे अमेरिका में होता है, अधिकतर शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में, तो हम कहते हैं एकात्मक व्यवस्था है। जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है,
शक्तियों का विभाजन है, समूह में लोग काम करते हैं, ऐसे देश के संविधान की प्रकृति को संघात्मक माना जाता है। उसका स्वरूप कैसा दिखाई देता है? संघात्मक दिखाई देता है, जैसे कि ब्रिटेन में है, भारत में है। अर्धसंघी में दोनों मिश्रित होते हैं। फिर भारत में कई लोगों ने अलग अलग बात बताई है, जैसे केसी वेयर के अर्धसंघी बताया है, आपके डी बसु ने संघात्मक बताया है, सर्वोच्च न्यायालय ने संघात्मक बताया है और प्रारूप समिति ने संघात्मक बताया है, इसलिए इसे संघात्मक मानना ज़्यादा उचित है। जबकि प्रोफेसर त्रिपाठी ने इसे अर्ध एकात्मक भी बताया है। ठीक है, तो देश के मूलभूत शासन सिद्धांतों का जो भी प्रमाणिक दस्तावेज होता है, उसी प्रमाणिक दस्तावेज को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि संविधान की शुरुआत आपने पढ़ा सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी और इसे हेनरी मैन नामक ब्रिटिश व्यक्ति ने संविधान शब्द को गढ़ा था, जिसका मतलब होता है सही ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से निर्मित विधि या कानून होता है। चलिए ब्रिटेन में बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉन प्रथम ने एक कानूनी दस्तावेज पर साइन किए थे। वहाँ की जनता ने इतना दबाव बनाया कि वहाँ के राजा को मजबूरी में आकर एक मैग्ना कार्टा में हस्ताक्षर करना पड़ा। मैग्ना कार्टा को हिंदी में महाअधिकार पत्र कहा जाता है और इससे ब्रिटेन में अलिखित संविधान की नींव पड़ी और पहली बार ब्रिटेन के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हुए, मूलभूत अधिकार पड़े और यहीं से संविधान की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, कहाँ से शुरुआत मानी जाती है? यहीं 1215 से मानी जाती है। देख लीजिए, लोग बहुत सारे खड़े हैं और ये जो साइन हो रहा है ये उसी पर साइन हो रहा है। ब्रिटेन में संसद को संविधान की जननी माना जाता है। ब्रिटेन में संसद को ही संविधान की जननी माना जाता है। धीरे धीरे कालांतर समय बदलता गया और बहुत सारे देशों ने संविधान का निर्माण किया, परंतु वर्तमान समय में भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल, सबसे बड़ा संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान के जो लेखक थे उन्हें प्रेम बिहारी नारायण के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है तो भारत में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शुरुआत अब होगी। अभी तक केवल हमने ये देखा कि आखिरकार संविधान क्या था, क्या प्रकृति है, क्या स्वरूप है, कितने भागों में बांटा गया है इसे। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। 100 लाइक होने पर इस वीडियो की दूसरी वीडियो लागू की जाएगी, यानी दूसरा इसका पार्ट आएगा, वो भी बहुत अच्छा पार्ट होगा। उम्मीद करेंगे आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।